दोस्तों नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में मंथली टॉप 100 करंट अफेयर, ठीक है, तो जिसमें पिछले वीडियो में हमने दो वीडियो में के माध्यम से 1 से 50 तक कंप्लीट कर लिया। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे अब 51 से 75 तक, 51 से 75 तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 75 टू 100 देखेंगे। इसके बाद टॉप 100 मंथली करंट अफेयर का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे करंट अफेयर जितने भी हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा और बताइए हमें कमेंट में कैसा लगा वीडियो और आपकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो भी हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। भारत में उस निकाय का नाम बताइए जिसे हाल ही में अक्टूबर 23 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड, आपने नाम सुना होगा, कार्यकारी समूह द्वारा ISAR मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, ऑनर्स 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, सम्मानित किया गया है। तो भारत का वह कौन सा निकाय है? इंडियन अकाउंटेंट ये निकाय है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये निकाय है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक निकाय है भारत का, ठीक है। तो इसे ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड के कार्यकारी समूह द्वारा ISAR ऑनर्स 2023 ISAR ऑनर्स छठे संस्करण के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, बस इसे याद रखिए, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें थोड़ा सा ICA इंडियन जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1949 को, 1 जुलाई 1949 को। एक प्रकार का स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी में समझ गए ना, दो तरह की बॉडी होती है हमारे यहाँ जो निकाय होते हैं। एक होता है संवैधानिक बॉडी जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। थोड़ा सा एक्सएम कर लेते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, ये हम चले गए कहाँ पर, ये चल गए हम संविधान को देखेंगे, पेपर 2, जैसे कि जो यूपीएससी में पेपर 2 आता है, ठीक है, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस, संविधान, ये सब रिलेटेड रहता है, पॉलिटी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है एक, और एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि एक संवैधानिक निकाय, एक संवैधानिक निकाय, ठीक है, संवैधानिक मतलब कि ये संविधानितर, ये इसको स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, एक संवैधानिक एक संवैधानिक हो गया, ठीक है। संवाद और संवैधानिक बॉडी जो होता है वो क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद में उसका वर्णन होता है। जैसे संवैधानिक बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक एग्जांपल क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। और ये क्या हो गया? एक स्टैट्यूटरी बॉडी हमारा, ठीक है। चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, ठीक है। दो तरह की बॉडी होती है, आप याद रखिएगा, भारत की जो भी। क्वेश्चन नंबर 52, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 साल की अवधि के लिए किस बैंक के अगले प्रबंध निदेशक, जिसे MD बोला जाता है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO के रूप में अशोक वासवानी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो वो कौन से बैंक के लिए इनको मंजूरी दी गई है? अशोक वासवानी साहब को। अशोक वासवानी MD और CEO बने हैं, MD और CEO बने हैं कोटक महिंद्रा बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक का बने हैं, ठीक है। चलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं है उतना डिटेल का, लॉन्ग हो जाता है वीडियो, इससे आप लोग देखते नहीं हैं फिर। अक्टूबर 2023 में अबू धाबी, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी राजधानी है, ठीक है, अबू धाबी यानी संयुक्त अरब अमीरात में निवेश पर 11वीं भारत संयुक्त अरब अमीरात उच्च स्तरीय संयुक्त टास्क फोर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? आपको बताना है 3
ABC करके हैं और तीनों में से कौन सा सही है ये बताना है। पहले आपको बता दें कि भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE में उच्च स्तरीय संयुक्त टास्क फोर्स, यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए पहले बता दें तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है, आप पढ़ लीजिए। तो ये 11वीं उच्च स्तरीय यहाँ पे कह रहा है कि बैठक है, ये सही है। तो पहली, थोड़ा सा इसका हम एक्सरे कर लेते हैं, पहली फिर कब हुआ था उच्च स्तरीय बैठक, ठीक है, पहली कब हुआ था 2012 में, ठीक है, 2012 में उच्च स्तरीय बैठक हुआ था। अब थोड़ा सा हम रिलेशन पे ध्यान देते हैं कि रिलेशनशिप हमारे और UAE के बीच कैसा रहा है। थोड़ा सा हम रिलेशनशिप पे डिटेल में चले जाते हैं, एक्सरे कर लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ मोदी साहब को, मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को जयद मेडल, जयद मेडल जो वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन यानी कि नागरिक पुरस्कार होता है, उससे भी सम्मानित किया गया है मोदी जी को, ठीक है। ये 2015 में किया गया शायद, हाँ 2015 में ही, और इस सम्मानित किया गया। तो ये हमारा बताता क्या है, हमारे और उनके बीच रिश्ते कैसे हैं, ठीक है, ये सम्मानित करने से भी होता है। तो चलिए, तो इसी सब का मतलब ये बढ़ता हुआ रूप है कि हाईएस्ट उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बाकी आप पॉज करके देख लीजिएगा। देखिए 11वीं उच्च स्तरीय कार्यबल की बैठक CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, 2017 में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 का? सीधे 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? नरगिस मोहम्मदी को, ईरान की महिला है और ये जेल में है, ठीक है, जेल में है। क्यों? वहाँ के सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, महिलाओं पे अत्याचार वगैरह से रिलेटेड ये जेल में है, और इन्हें 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नोबेल पुरस्कार आप जानते हैं कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से साइंस रिसर्च के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो इन्हें 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अच्छा, आप एक चीज हमें बताइएगा कि कितने भारतीयों को अभी तक टोटल भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? भारतीयों को बता देते हैं, टोटल 12 लोगों को दिया गया है, लेकिन 12 में टोटल 12 भारतीयों को दिया गया है, लेकिन 5 इसमें इंडिया के हैं और 7 जो हैं इंडियन ओरिजिन के हैं, मतलब भारत में जन्म लिए हैं या तो विदेशी नागरिकता कर लिए हैं या विदेश में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 12 जिसमें 5 भारतीय हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा रह जाता है, सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस भारतीयों को, किस भारतीय व्यक्ति को, ठीक है। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किन्हें? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, और ये शांति के लिए दिया गया था, ठीक है, शांति के लिए दिया गया था इन्हें। अच्छा, टोटल शांति का नोबेल पुरस्कार कितने भारतीयों को मिला है ये बताइए? तो देखिए 3 लोगों को मिला है, ठीक है। पहला हमने बता ही दिया, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। दूसरा कौन हो गए? दलाई लामा, दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा 14। और तीसरा मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। ये 3 लोगों को, 3 भारतीयों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। अच्छा, हाल में अभी सबसे लास्ट में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है बताइए? अभी किस भारतीयों को सबसे लास्ट में, मतलब कि 2018, 19, 20 जो सबसे अंतिम में मिला है, किसे मिला है? तो अभिजीत बनर्जी को। हालांकि ये भारत में अब नहीं रहते हैं, अभिजीत बनर्जी को मिला है। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, USA में रहते हैं। अभिनीत बनर्जी को मिला है कब? 2019 में, ठीक है, 2019 में इनको इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला है। तो चलिए ये हो गया। और किस भारतीयों को सबसे लास्ट में मिला है ये बताइए, जो भारत में भी रह रहे हैं ऐसे? कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी 2014 में, 2014 में कैलाश सत्यार्थी को सबसे अभी अंतिम में ये भी मिला है इन्हें, शांति का, ठीक है। और देखिए कैलाश सत्यार्थी आप जानते हैं कि बच्चों के लेके एक्टिविटी करते हैं बाल श्रम से। कैलाश सत्यार्थी क्या? बाल श्रम, बाल श्रम, बाल ऐसे मजदूर होते हैं जो होटल वगैरह में काम करते हैं, उन्हें छुड़ाने में, उन्हें सहयोग करने में कैलाश सत्यार्थी जी ने बहुत ही
अग्रणी कार्य किया है, उसी क्षेत्र में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जी को कब? 2014 में। चलिए ठीक है, तो इससे इतनी क्वेश्चन और हमारा कंप्लीट हो गया। 2023 का किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? ईरानी महिला नरगिस मोहम्मदी को। और भारतीय को टोटल कितना मिला? 12, जिसमें कि 5 इंडिया में रहते हैं और 7 इंडियन ओरिजिन है जो बाहर में रहते हैं। कैलाश सत्यार्थी को मिला था शांति के लिए 2014 में, सबसे लास्ट में, जो भारत में रहते हैं। लेकिन भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला था, वो सबसे अंतिम में, जो कि यूएसए में रहते हैं। इनका कलकत्ता में जन्म हुआ था। ठीक है, तो इतनी क्वेश्चन इससे और कंप्लीट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। अक्टूबर 23 में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकारी निदेशकों, ठीक है, कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी जो होती है, समिति की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अपॉइंटमेंट कमेटी जो है ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में 12 मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधक की नियुक्ति को मंजूरी दी। ठीक है, और बी क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CGM, ठीक है, CGM चीफ जनरल मैनेजर लाल सिंह को पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के ED के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 3 क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा के CGM ब्रजेश कुमार सिंह को 2024 से प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए इंडियन बैंक के ED एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही हैं। और नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अपॉइंटमेंट कमेटी का ये निर्णय लिया गया है सभी। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा कुछ जाएंगे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। अक्टूबर 23 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्रावधान के अपेक्षित क्रेडिट लॉस ढांचे के सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय बाहरी कार्य समूह का गठन किया है? तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, नारायण स्वामी जी का नाम आप याद रखिएगा, बस नारायण स्वामी जी के अध्यक्षता में है। ठीक है, और आप बताइए RBI की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, RBI की स्थापना कब हुई थी? अभी RBI के अभी हमारे गवर्नर कौन है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। RBI के अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? ठीक है, चलिए, और यहाँ पर देखिए क्या है, RBI ने 3 अक्टूबर 2023 को मुनीश कपूर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। RBI का भी कार्यकारी निदेशक कौन है? मुनीश कपूर। ठीक है, आप हमें बताइएगा RBI के गवर्नर कौन है? गवर्नर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57। उस अंतरिक्ष एजेंसी या कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर सैटेलाइट सिस्टम के लिए यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट के लिए पहले 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट कुइपर सेट 1 और कुइपर सेट 2 लॉन्च किए हैं। उस कंपनी का या एजेंसी का नाम बताना है, किसने लॉन्च किया है। ठीक है, कुइपर सेट 1 और कुइपर सेट 2। तो ये है amazon.com इंक। ठीक है, देखिए अमेजन के द्वारा क्यों किया जा रहा है? पूरे विश्व में सस्ती इंटरनेट सेवाएं और फास्ट इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, अब कुइपर, इसका नाम जो देखिए कुइपर सेट 1, कुइपर सेट 2, इसका कुइपर सेट नाम क्यों पड़ा है थोड़ा सा ये जान लीजिए। कुइपर सेट जो है नेपच्यून ग्रह है। ठीक है, नेपच्यून ग्रह आपने सुना होगा, नेपच्यून। ठीक है, तो ये नेपच्यून ग्रह के पास में ऑर्बिट के चारों तरफ आइसी क्षेत्र है, बर्फीली क्षेत्र है। ठीक है, उसे ही क्यूपर बोला जाता है। क्यूपर छोटे छोटे है, बहुत सारा है। ठीक है, तो उसी तरह से अमेजन भी इसे बहुत सारा इसी तरह के सैटेलाइट छोड़ेगा। लगभग ये कितना, लगभग नहीं मतलब इसे टारगेट है 31,236 टोटल सैटेलाइट छोड़ने की लो अर्थ ऑर्बिट में। तो इसी तरह से ये एक तरह से क्या हो जाएगा, चारों तरफ नेपच्यून की तरह जैसे कुइपर बेल्ट है वैसे ही सैटेलाइट का ये बेल्ट छोड़ेगा वो लो अर्थ ऑर्बिट में। तो इसी के आधार पे ये कुइपर इसका नाम दिया है। कुइपर सेट 1, कुइपर सेट 2 अभी छोड़ा गया है, उसी के क्रम में और छोड़ा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा 2023 नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल किसे दिया गया है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल जो देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो किसे दिया गया है वो आप याद रख लीजिए, ये क्लाउडिया गोल्डिन, संयुक्त राज्य अमेरिका की है क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, और शांति का इस वक्त ये किसे दिया गया था, नरगिस मोहम्मदी, ईरान की महिला को नरगिस मोहम्मदी, ये भी याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये जेल में है, एक्टिविस्ट हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए सोशल वर्थ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा कौन सा बैंक, एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, एक्सिस बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक। पहले इसे क्या यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यूटीआई बैंक नाम से। एक्सिस बैंक यूटीआई नाम से जाना जाता था जब प्राइवेट था, अब इसे एक्सिस बैंक के नाम से जाना जाता है, सॉरी। और ये पब्लिक सेक्टर का अंडरटेकिंग में अब हो गया है, कब 1960 में। उसके बाद से एक्सिस बैंक जाना जाता है, पहले यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था जब ये प्राइवेट हुआ करता था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 61। अक्टूबर 23 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अप्रैल जून 23 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के 19वें त्रैमासिक बुलेटिन के अनुसार वर्तमान साप्ताहिक में भारत की शहरी बेरोजगारी दर Q1 में फाइनेंशियल ईयर 24 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए स्थिति शर्तें घटकर कितनी हो गई है, तो 6.6%। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ है नहीं विशेष, इतने डीप इकोनॉमिकल क्वेश्चन कहीं आते नहीं हैं, फिर भी चलिए शामिल करना पड़ जाता है। अक्टूबर 23 में जारी क्वेश्चन नंबर 62, अक्टूबर 23 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 23 नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्सेज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2023 के लिए भारत के घरेलू उत्पाद, जिसे GDP बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विकास का अनुमान कितना लगाया, GDP कितना लगाया है। ठीक है, तो 6.3% लगाया गया है। ठीक है, GDP विकास दर IMF के आउटलुक के अनुसार, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार। क्वेश्चन 63, अक्टूबर 23 में जारी 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष जो है मुकेश अंबानी साहब, वो इसमें रिच लिस्ट में शीर्ष पर हैं। ठीक है, इसमें टॉप पे हैं, इसके बाद अडानी साहब हैं, तो ये सही है। ठीक है, जोहो की उत्पाद प्रबंध राभा बिंदु 36,000 करोड़ के रुपए की कुल संपत्ति के साथ नायका की फाल्गुनी नायक को पछाड़कर सबसे अमीर स्वनिर्मित भारतीय महिला बन गई। तीसरा क्या है, केदारा कैपिटल के मनीष केजरीवाल जो है 3,000 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति के साथ सूची में पहले भारतीय निजी इक्विटी फंड मैनेजर बन गए हैं। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, अडानी जी के बारे में बहुत विवाद बना रहता है हमेशा कि अडानी जी जो हैं पहले 700-800 नंबर पे रहते थे, जब से ये मोदी जी आए हैं तब से ये टॉप सेकंड में इतनी 14 साल के अंदर में कैसे पहुंच गए, है विवाद का मुद्दा, ऐसी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से कोयला जो आयात करते हैं अडानी जी, उसमें भी कुछ घोटाला, उसका प्राइस बढ़ा के किया गया है, इस तरह से कुछ रिसर्चें आई है, वो जांच का विषय है, ये गवर्नमेंट को करवाना चाहिए अगर इस तरह की कुछ बातें निकलती हैं तो। चलिए 64, अक्टूबर 23 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी गैस 2023 मीडियम टर्म मार्केट रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है, तो 4% तक बढ़ने की उम्मीद है। इसमें कोई डिटेल विशेष नहीं जाएंगे, आप पॉज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा सही हैं, तो कौन सा सही है, ये बैंक के सारे रूल रेगुलेशन से रिलेटेड हैं और इसमें कई चीज़ें आप देख लीजिए और बताइए कौन सा सही है। हम यहाँ पे इसे स्किप करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, 65, 66, अक्टूबर 23 में SBI फंड्स मैनेजर लिमिटेड को
किस बैंक में 9.9% तक चुकता शेयर पूंजी हासिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिली? तो इंडस इंड बैंक में 9.9%। अब SBI फंड्स मैनेजर लिमिटेड को शेयर पूंजी अधिग्रहण और वोट का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। 67 अक्टूबर 23 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित हिताची स्टेमो लिमिटेड से जुड़े अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? हमें उतना इम्पोर्टेंट या नहीं लगता है, इसलिए हम इसे पढ़ना स्किप करते हैं। आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम यहाँ बता दें तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 68 उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में पहली निजी सब ऑर्बिटल यूरोपीय रॉकेट, जिसका नाम क्या है, MIURA-1 SN1 लॉन्च किया है। उस निजी कंपनी का पहला निजी कंपनी जो सब ऑर्बिटल यूरोपीय रॉकेट, तो क्या है, PLD स्पेस कहाँ की है, स्पेन की है। ठीक है, स्पेन की ये कंपनी है। चलिए, इससे ज़्यादा इसे भी जानने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 उस प्रत्यावर्तन अभियान का नाम बताइए जिसे हाल ही में विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चल रहे 2023 इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया। मतलब कि इजराइल हमास, ठीक है, जो युद्ध चल रहा है वहाँ पे, फिलिस्तीन और इजराइल जिसको बोलते हैं, तो उसमें से भारतीयों को वहाँ से संकट से निकालने का जो ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। ये आप जरूर याद रखिएगा, इस तरह की क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन आते रहते हैं। इजराइल हमास युद्ध से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन भारत से करने चलाया था उसका नाम क्या है, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय, अजय और विजय इन लोग दोनों को किसी को प्राप्त करना है, लेकिन हमने चलाया ऑपरेशन अजय। चलिए, ठीक है, याद रखने के लिए इस तरह से थोड़ा सा हिंट दे दिए। क्वेश्चन 70 अक्टूबर 23 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? देखिए, बहुत ना, स्मृति ईरानी अभी हमारे जो महिला बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी, ठीक है, कौन है, स्मृति ईरानी, स्मृति जुबिन ईरानी इनका पूरा नाम है, स्मृति जेड ईरानी। तो स्मृति ईरानी जो है, इसे को लेकर बहुत विवाद में रही जब ये इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है, क्योंकि ये इंडेक्स में भारत देखिए 111वां रैंक पे है, बहुत पीछे है। अभी भी हमारे यहाँ 80 करोड़ भारतीयों को लगभग मुफ्त में 5 किलो अनाज सरकार दे रही है। इसके बावजूद भी हम इतने पिछड़े हैं और कहते हैं कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। ठीक है, लेकिन आज भी हमारे देखिए वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, भूख के इंडेक्स में 111 नंबर पे हैं। तो फिर क्या हमारी स्थिति है, कहाँ पे अर्थव्यवस्था हमारी जा रही है, 5वीं, 4थी, तीसरी, ये कहाँ, कौन विकास कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक व्यक्ति विकास कर रहा है। जैसे अडानी जी 700 नंबर पे आते थे सबसे रिच में भारत में, दूसरे नंबर पे आ गए। तो ऐसा तो नहीं कि इनका विकास सिर्फ हो रहा है, किस तरह का विकास हो रहा है, सोचने की बात तो ये बनता है, ऐसा नहीं है। तो इसको लेकर स्मृति ईरानी ने जब ये हंगर इंडेक्स जारी किया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो वो विवाद में क्यों आ गई? क्योंकि उसने क्या कहा कि ये हंगर इंडेक्स जारी करने का जो तरीका होता है ना, वो लोगों को फ़ोन करते हैं, कुछ लोगों को, जैसे 300, 400, 700 लोगों को फ़ोन करते हैं इंडिया में, पूछते हैं कि जी आपने खाना खाया जी? तो लोग कह देते हैं कि नहीं, मैंने नहीं खाया। और ये क्यों कह देते हैं? उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी उस टाइम में कहीं कॉन्फ्रेंस में गई थी, गोवा में कहीं गई थी, वो संबोधित कर रही थी कोई सभा को। ठीक है, गोवा में गई थी शायद, जहाँ तक हमें याद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि जैसे सुबह से मैंने फ्लाइट सभी चली है और मैं यहाँ सभा को संबोधित कर रही हूँ, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। अगर इसी बीच ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले का मेरे पास फ़ोन आ जाता है तो हमसे पूछेंगे कि आपने क्या खाना खाया है, तो मैं तो कह दूंगी कि नहीं जी, मैं तो नहीं खाई हूँ। तो इस तरह से हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक नीचे चला जाएगा। इस तरह की उन्होंने बात कही। ये बहुत ही मजाक टाइप का वर्ड हो गया उनके लिए, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। इस तरह से इंडेक्स जारी नहीं किए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि इंडेक्स जारी करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, हमारे यहाँ का बच्चों के क्या है वो सब दिखा जाता है कि उसकी उम्र के हिसाब से लंबाई बढ़ी कि नहीं, उम्र के हिसाब से उसकी शरीर की हेल्थ है कि नहीं, कई तरह से मापा जाता है। ये खाना पे ही सिर्फ डिपेंड नहीं होता। और उन्होंने जो बयान दिया ये बहुत ही शर्मनाक बयान एक तरह से कहा जाएगा, क्योंकि इस तरह से वो महिला एवं बाल विकास मंत्री होते हुए अगर नहीं जानकारी है तो नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने अपने पे भी जो उदाहरण दिया फ्रेंड्स, आप खुद देखिए, क्या वो ठीक है सुबह से फ्लाइट्स में गई थी, बिजी थी, लेकिन क्या वो फ्लाइट्स में खाना नहीं खा सकती थी?
क्या वो जहाँ पहुँची थी वहाँ 2 मिनट निकाल के खाना नहीं खाई होंगी या नहीं खा सकती थी? तो वो अपने को इस तरह से भूखा के बारे में गरीबों के भूख से तुलना कर रही है। क्या गरीबों की मजाक नहीं है? गरीब क्या इस तरह से भूखे रहते हैं कि व्यस्त के चलते उनके पास खाने की है नहीं, इसलिए भूखे रहते हैं। ठीक है, उन्होंने जो अपना बात बताई वो एक तरह से गरीबों के अवहेलना, एक तरह से मजाक भी कहा जा सकता है कि उन्होंने उड़ाया। ठीक है, चलिए वो एक अलग मैटर है। फिर भी हम देखिए कि 111वां नंबर पे हैं, 111वां नंबर पे हैं 125 देशों में। हमारी स्कोर कितना है? 28.7 है, 28। और जो सबसे अभी यहाँ पे आप देखिए वैश्विक स्कोर 18.3 है। ओवरऑल एवरेज जो है 18.3 है, उससे भी हमारा आपका स्कोर ज़्यादा है। और इस तरह से हम गंभीर स्तर के भूख में शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडेक्स के अनुसार जो है 20 से लेकर 34 के बीच में जिसकी आती है स्कोर, वो स्तर गंभीर भूख का माना जाता है। और 20 से 34 के बीच में ही हमारा 28.7 है, तो हम गंभीर स्तर के भूख में शामिल हैं, जो कि ओवरऑल वैश्विक स्कोर एवरेज जो है 18.3 है, उससे भी हमारा ज़्यादा है। बताइए कितनी शर्मनाक बात है। और इस तरह से बाल विकास मंत्री होने के नाते उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। फिर भी चलिए क्या कीजिएगा, नेताओं मंत्री का तो समझिएगा। चलिए क्वेश्चन 71, अक्टूबर 2023 में हाल ही में मंत्रिमंडल की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? इसे हम पढ़ना इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन उतना है नहीं जो कहीं एग्जाम में डायरेक्ट आए। थोड़ा सा आप किसी सिविल सर्विस टाइप की तैयारी करते हैं तो आपको जानना जरूरी हो सकता है, तो ये हम नहीं पढ़ते हैं। और इसमें बी और सी ऑप्शन सही है, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, ये डिटेल है, व्याख्या है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हाल ही में क्रमशः 15वीं और 16वीं नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम बन गई है? नवरत्न, महारत्न, मिनीरत्न, आपको हमने पहले भी बताया था कि आप बताइएगा किसे कहते हैं। ठीक है, इनके इन्वेस्टमेंट और इनके टर्नओवर इनकम के आधार पे ये कंपनियों का दर्जा दिया जाता है, नवरत्न, महारत्न। ठीक है, तो ये 15वीं और 16वीं नवरत्न कौन सी कंपनी बनी? तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड, ये दोनों रेलवे डिपार्टमेंट में काम करने वाली कंपनी है, रेलवे के विकास से संबंधित। तो ये 15वीं 16वीं बनी नवरत्न। हालांकि मिनी रत्न इनसे पहले ये मिनी रत्न में था, अभी नवरत्न ये दर्जा प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इस तरह से 16 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 73, अक्टूबर 23 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इटली और फ्रांस यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? आप इसे पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। हम इसे स्किप करते हैं। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही है। पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। समय को देखते हुए हम कुछ कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अक्टूबर 23 में कौन से देश ने 23 से 25 की अवधि के लिए हिंद महासागर हिम एसोसिएशन IORA एसोसिएशन है एक, कितने देश इसमें शामिल हैं पहले ये हमें आप बताइए, कितने देश शामिल हैं इंडिया हिंद महासागर हिम एसोसिएशन में? चलिए बता देते हैं, टोटल 23 देश हैं जो हिंद महासागर के आसपास में बसे हुए हैं। ठीक है, हिंद महासागर से जो टच करते हैं। तो अध्यक्ष के रूप में संभाला, जबकि भारत ने 23 से 25 के लिए उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई। ठीक है, तो कौन अध्यक्ष के रूप में पद संभाला है? श्रीलंका भी संभाला, याद रखिएगा। भारत उपाध्यक्ष के पद पे अभी है। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ बताइए, इंडियन एसोसिएशन जो ये है उसकी स्थापना कब हुई थी? 6 मार्च 1997 को। ठीक है, 1997 को। इसका उद्देश्य क्या है? इकोनॉमी के क्षेत्र में कोऑपरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सब में सहयोग बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, और ये भी हम आप पे छोड़ते हैं, आप पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। तीनों ऑप्शन सही हैं और हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 76 से 100 तक, और इस तरह से टॉप मंथली करेंट 100 हमारा टॉप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आंसर के साथ। और ये सारे VVI टाइप के होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, इसलिए आप जरूर वीडियो को देखिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।
यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, जब यहाँ तक आपने देख लिया तो। चलिए, थैंक यू।